नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 का आज का हमारा 5th चैप्टर है और जिसका नाम है न्यायपालिका। और इस चैप्टर में आज हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। इसके पहले के चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट को देखें। तो देखिए, हमने अपने पिछले अध्याय में जाना कि किस तरह से कि 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के तहत बेटे, बेटियां और उनकी मां को तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। ये 2005 का एक्ट है। वहीं एक साल बाद 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून को लागू किया गया। तो देखिए, हमने पिछले अध्याय में न्यायपालिका के बारे में जाना कि 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो चलिए हम आज के मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि कोई एक ताकतवर नेता है ना, और उसने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है या फिर उसका तबादला कर सकता है। तो जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। तो नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाता है, क्योंकि उस पर दबाव रहता है, नहीं ले सकते हैं वो फैसला स्वतंत्र रूप से। तो स्वतंत्रता का ये जो अभाव है, वो न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। तो हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर, ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। लेकिन भारतीय संविधान जो है, वो इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। ये जो स्वतंत्रता का एक पहलू है, शक्तियों का ये एक बंटवारा है। जैसा कि हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस तरह से हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य जो शाखाएं हैं, वो न्यायपालिका के किसी भी काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती है। तो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त करने के लिए, मजबूत रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। न्यायपालिका की ये जो स्वतंत्रता है, अदालतों को भारी ताकत देती है, उसे मजबूती देती है। तो इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका जो है, वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। देखिए, अब सवाल यह है कि भारत में अदालतों की जो संरचना है वो कैसी है। तो चलिए हम इसे जानते हैं। तो हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है और जो सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहा जाता है। ये जो अदालतें हैं, आमतौर पर जिले या फिर तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है।
ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई भी करती है। प्रत्येक राज्य में तो जो प्रत्येक राज्य है वो तो जिलों में बटा होता है, तो हर ज़िले में एक जिला न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो संरचना है उसमें जो सबसे पहला या फिर आप कह सकते हैं कि जो सबसे निचला स्तर होता है वो जिला अदालत का होता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि वो ज़िले में होता है। ठीक है, उसके बाद स्थान आता है ज़िले से जो ऊपर होता है या फिर बीच का जो भाग होता है, दूसरा भाग होता है, वो होता है उच्च न्यायालय का। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है, अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत। और कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय, इससे भी जो ऊपर का न्यायालय होता है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये तीसरा भाग है, सबसे ऊपरी स्तर। और यह देश का सबसे बड़ी अदालत है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देश के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पिरामिड दिया है आप उसमें समझ सकते हैं, निचले स्तर में, मध्य में और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालत। देखिए यहाँ पर हम इसकी स्थापना के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये जो तीनों है, ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर है। दिल्ली उच्च न्यायालय का जो गठन है वह 1966 में हुआ और आज देश भर में कुल 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय है। बहुत सारे राज्यों के अपने भी उच्च न्यायालय है, जबकि पंजाब, हरियाणा है, इनके एक साझा उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ जो 4 पूर्वोत्तर राज्य है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया है। देखिए 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना कह सकते हैं में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालय की राज्य के अन्य हिस्सों में भी खंडपीठ या फिर जिसे हम बेंच कहते हैं वो भी है। यहाँ पर आप मद्रास के उच्च न्यायालय को देख सकते हैं पिक्चर में। देखिए क्या यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या विभिन्न स्तरों की ये जो अदालतें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जी हाँ, भारत में कह सकते हैं कि हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले जो है वो निचली या फिर नीचे की सारी अदालतों को मानने होंगे। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत के द्वारा फैसला सही नहीं है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, जा सकता है। अब यहाँ पर आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से निचली अदालत के बाद धीरे धीरे तीनों स्तरों पर अदालत तक सुनवाई हुई। तो चलिए हम इस कहानी को जानते हैं। तो अपील की व्यवस्था को समझने के लिए एक मुकदमे पर चर्चा यहाँ पर हो रही है और ये जो राज्य है दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य मुकदमा है जो कि निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। देखिए कहानी क्या है। अब आप यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय को भी देख सकते हैं। काफ़ी जगहों के उच्च न्यायालय को दिखाया गया है, काफ़ी सुंदर चित्र है। तो 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से शादी किया, विवाह किया और दिल्ली के एक फ्लैट में ये रहते थे। साथ में इनकी माँ, मतलब लक्ष्मण की माँ और उनके कह सकते हैं भाई और उनके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा को अस्पताल में सुधा की मौत हो जाती है। वह जली हुई थी। सुधा जो है वो लक्ष्मण की पत्नी रहती है।
सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो इनके जो 4 पड़ोसी थे उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया और पड़ोसी जो थे उन्होंने बयान दिया कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी और मामला जानने के लिए वो बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसते हैं और वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की जो साड़ी है उसमें आग की लपटें उठ रही थी और सुधा को एक बोरे और कंबल से लपेटकर आग बुझाया जाता है और उन्हें बताया गया कि जो उसकी सास है शकुंतला, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। तो मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वाले और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले जो थे उसके साथ मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, स्कूटी और एक फ्रिज दिया जाए। तो अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा जो थी वो दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। तो सभी बयान जो थे वो लक्ष्मण के आधार पर निचली अदालत, आप कह सकते हैं कि जिला अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला, सुधा के जो जेठ थे सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुनाई। ठीक है, तो ये पहला स्तर था, यहाँ पर इन्हें मौत की सज़ा हुई। उसके बाद क्या होता है दूसरे स्थल पर उच्च न्यायालय में, तो यह 1983 के नवंबर महीने में तीनों जो आरोपी थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ, मतलब ये जो 3 आरोपी थे उन्होंने ही खुद अपील दायर की और दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि जो सुधा की मौत थी वो दुर्घटना में हुई। मिट्टी के तेल से जलने के जो स्टोव था उससे वो सुधा जो है वो जली थी। तो अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। तो ये एक उच्च न्यायालय का फैसला था। उसके बाद क्या होता है कि चलिए उससे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो कक्षा 7 में हमने पढ़ा था कि महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध आपको याद होगा और आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के जो महिला संगठन थे उन्होंने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज़ ये उठा रहे थे। तो उन्हें इस बात पर दुख हुआ कि जो अदालत है इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसलों ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। तो उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। तो ये जो अपील थे, जो तीसरा स्तर था, उसमें कह सकते हैं कि महिला आंदोलन ने, जो महिला कह सकते हैं आंदोलनकारी थे, उन्होंने ही खुद अपील दायर किया। ये जो अपील वो इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स के नाम संगठन की तरफ से दायर किया गया था सुधा के ससुराल वालों पर। तो 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ और भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। तो ये जो तीसरा स्तर है, सबसे ऊपरी स्तर जो है सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने फिर से सुनवाई शुरू की और वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो ये था कि उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन जो जेठ थे सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई। ये सिक्किम का जिला अदालत है, आप इसे देखें। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है, और इससे हम अपने पार्ट 3 में पढ़ेंगे न्यायपालिका के अध्याय में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।